जी। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना, तो जो असल चैप्टर है इस टॉपिक का, दैट इज लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ एक्शन बहुत इजी सा टॉपिक है। आपने मैट्रिक में भी बड़ा डिटेल में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे हल्का सा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको पता है इसके साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने ये डिस्कवर किया ये। ठीक है, और डेट आपको पता है। जब भी आप इंट्रोडक्शन दे तो या तो एक तो डेट ऑफ डिस्कवरी आपको याद होनी चाहिए, डेट ऑफ डिस्कवरी। दूसरा नेम ऑफ साइंटिस्ट याद होना चाहिए। तो जब दो चीज़ें आपको पता होगी तो बाकी मैं ख्याल में इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा अंग्रेजी में मत लिखा करें। ठीक है, नंबर वन इंट्रोडक्शन के दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन कौन से? एक चौधरी मोहम्मद गुलबर्ग। ठीक है, गुलबर्ग। ठीक है, और एक दूसरा था पी वागी, जिसको या वेग कहते हैं। डबल ए जी भी है। ठीक है, और सिंगल जी भी है। दो भी कई बुक में डब्ल्यू डबल ए जी ई है, किसकी बुक में डब्ल्यू ए डबल जी ई है। वेग वैसे लफ्ज है, हम उसको वागी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो साइंटिस्ट के नेम्स हैं। और ये ईयर आपको पता है 1864 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1864 में इन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। इसके बारे में बस इतना ही ज़्यादा मत लिखा करें, ये दो बातें याद होनी चाहिए लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बारे में, कि इट वाज गिवन बाय सी एम गुलबर्ग एंड पी वेग। ठीक है, इन 1864 की बात है। ठीक है, बाकी इसकी बात क्या है, वो स्टेटमेंट, हम उस स्टेटमेंट पे आते हैं। दैट इज स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट खैर आपकी मुख्तलिफ बुक्स में डिफरेंट है, कि जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, दो तीन लिखी हुई है। तो आप ये समझ लें कि द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट। द रेट स्पीड को कहते हैं। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। कहते हैं द स्पीड एट विच, इसके अंदर, एट विच सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, कि वो रेट जिस पे सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस जो होता है रिएक्ट करते हैं आपस में, रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव में। एक्टिव में इसका मतलब क्या होता है? जो कि रिएक्शन के पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेते हैं। टेक पार्ट इन पार्टिसिपेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड दूसरा पैरा इसका क्या होता है? एंड द रेट, एंड द रेट एट विच, एंड द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड जो होगा ना। अब ये कह सकते हैं, अगर आप सिंपल इसको चलो और भी आसान कर लेते हैं, यहाँ पे और भी आसान कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये कि एक्टिव मास, दूसरा क्या होता है बेटा? ठीक है, एक्टिव मास के एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल। अब इसका क्या होता है? एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, प्रोडक्ट के एक्टिव मास के, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके? ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये समझ आने की चीज़ है, लेकिन मैं आपको समझाते हैं। आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चलें आपको समझा देता हूँ। आसान सा ये वर्ड टू वर्ड उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज थे, पढ़ने की ज़रूरत बाद में है, पहले तो समझ लेते हैं ना। पहले तो एक लफ्ज़ ये देखिए, एक्टिव मैथ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एक्टिव मैथ? अच्छा बेटा, एक्टिव मैथ को हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एक्टिव मैथ। तो ब्रैकेट के अंदर करते हैं इसको एक्टिव मैथ कहते हैं। या आप ये समझ ले कि द कंसंट्रेशन ऑफ, द कंसंट्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट के बाद इसको कंसंट्रेशन कहते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, किस चीज में हो, ये दोनों किस चीज में है, मोल पर डीएम क्यूब के अंदर हो, मोल पर डीएम क्यूब के अंदर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब लिख प्लस ब्रैकेट के अंदर, इसको कहते हैं ये मोल है, ये एन बाय वी है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और डीएम क्यूब को इसका वॉल्यूम है, डीएम क्यूब में होता है। और इसको जो कहते हैं, ये जो पूरा टर्म है ना ये वाला, इसको ये इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। तो एक्टिव मैस क्या होता है, रिएक्टेंट को आप ब्रैकेट में बंद कर दे, प्रोडक्ट को ब्रैकेट में बंद कर दे, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव मैस, ठीक है। और ब्रैकेट में बंद करने का मतलब क्या होता है कि अंदर जो सब्सटेंस होगा, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, वो मोल पर डीएम क्यूब में होगा या एन बाई वी होगा, और इसी एन बाई वी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपकी बुक में है एक्सप्लेनेशन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन, ये मेरे ख्याल में 10th में भी इतना डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है। कोई जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन ले लो, जनरल रिएक्शन ले लें जिसमें ए बी सी डी इस्तेमाल होता है, उसको जनरल रिएक्शन कहते हैं। असल आपके पास एक ए है, एक बी है, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, सी प्लस डी। अब आप इस रिएक्शन में आप ये देख लें कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, वो ए है जो रेड से मैंने लिखा हुआ है, इसके बी है, इसकी सी है, और इसके डी है। अब आपसे अगर पूछे कि ये क्या बला है, तो आप कह सकते हो कि ए बी ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है बेटा, सी और डी आपके पास दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, और ए और बी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है किसके, ऑफ रिएक्टेंट के, और सी और डी जो स्मॉल है ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। ये हमने इसमें से हमने मालूम कर लिया, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन में हमें ये पता चल गया कि ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये क्या है, ये वाली हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। जो कैपिटल ए बी सी डी है ये आपके पास रिएक्टेंट के हैं, ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों आपके पास, ये बस याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या, इन पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो लॉ ऑफ मैस एक्शन कहता है, यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, लॉ ऑफ मैस एक्शन, लॉ ऑफ मैस एक्शन हमें ये बताता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, मैं लिख देता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज की, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसके ऊपर जो मोल है ये इसके ऊपर हम कोफिशिएंट को इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, या रिवर्स रिएक्शन क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा बेटा, अपोजिट, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी कैपिटल, और नंबर ऑफ मोल इसके सी इसके ऊपर आएगा, तो डी इसके, ठीक है। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएं, ठीक है, तो वो तालेदा बात है, या आप ये समझ लें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर मैं इस या इसकी जगह पर, ये जो लफ्ज नजर आ रहा है इसकी जगह पर आर एफ लिख दूं, तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ बी। इस तरह रेट ऑफ बैकवर्ड को अगर मैं
आर बी कह दूं, या रिवर्स कह दूं, या आर आर कर दूं, आर रिवर्स बैकवर्ड भी कहते हैं, या रिवर्स भी कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ डी। ये इक्वेशन हो गई है 1, ये इक्वेशन हो गई है 2। इसमें से प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिमूव कर लें, इसमें से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये साइन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आर एफ इज इक्वल टू एफ। तो इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट के आ जाएगा। अब बेटा ये फॉरवर्ड है तो इसके साथ के एफ लिख दे, ठीक है बेटा, ये ए और ये बी। और इसी तरह इस ये रिवर्स है तो इसके साथ हम आर आर, और इसकी जगह पे जब आएगा तो के आर लगेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इजी सा है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होंगे। एट इक्विलिब्रियम ये आपने लाजमी लिखना है। एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों रिएक्शन आपस में सेम होंगे। एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको हमने सामने लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए जरा। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है आपके पास, के एफ, ठीक है, सही है ना, के एफ यानी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल बी। और रेट ऑफ रिवर्स की जगह क्या है, के आर, और क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ सी और डी इन टर्म्स ऑफ डी। यानी आप ये समझ लें कि ये सारा जो था ना, इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कहा था, फॉरवर्ड कहा था, और इन सबको मैंने क्या कहा था, रिवर्स। तो इसकी इक्वेशन ये है, उसकी equation, ठीक है। तो अब इसको हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर आएगी और रिएक्शन की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, ठीक है बेटा। ये तो हमने बना दिया इसलिए। अब ये जो है ना, ये क्या है, केफ, और ये रेशो है। तो हम इसको एक और टर्म केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होता है के एफ और के आर के, ठीक है। यानी हमने के एफ और के आर की जगह पर एक और रिप्रेजेंट कर दिया, क्या, के सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो के सी आपका क्या हो जाएगा, के सी इक्वल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का रेशियो, ठीक है। और जो के सी है इसको हमने क्या कहा बेटा, इस के सी को हमने कहा के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका इसका नाम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आएगी बेटा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है, ब्रैकेट, अब ब्रैकेट की स्पेलिंग चलो मैं थोड़ा सा मैथ नहीं आती, लेकिन स्टार लगा लेता हूँ, शायद यही है। स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि के सी की वैसे क्या वैल्यू होती है, कि के सी क्या होता है, तो के सी को टू टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर वन, एक तो ये ना, के सी क्या होता है, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो, ये रेशो है आपके पास, ठीक है। इट इज द रेशो बिटवीन रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, between rate constant, it is the ratio between rate constant for forward reaction, for forward reaction का rate constant का ratio है, and rate constant for reverse reaction,
कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन। इसको अगर हम अंग्रेजी में तो लिख लिया है, तो हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको के एस, ये जो इस तरह है, इसको बेशक आप इस तरह लिख दे बेटा तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे ही लिख दे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस। और अगर आपने ज़्यादा और आसान करना है तो आप एक काम करेंगे, नंबर 2 को ऐसे लिखेंगे कि के सी इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा करें, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दो मेथड है लिखने की, ठीक है, नंबर 1 मेथड नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, नहीं समझ आ रहा है तो बता दें। आपने पढ़ा होगा डिटेल में, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इजी सा है ये लॉ ऑफ नेट सेक्शन, बस इसकी आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट। देखो मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ नेट सेक्शन में यहाँ तक हमें जरूरी है। एक डेट ऑफ डिस्कवरी मालूम होना चाहिए, नेम ऑफ साइंटिस्ट का पता होना चाहिए। ओहो ये मैंने उल्टा लिख दिया यार, तुम लोग भी सोए हुए देखो। नेम डेट यहाँ पर है, ओ नेम ऊपर है। हाय हाय हाय, कितने सोए हुए कौम, माशाल्लाह, जाते जागते रहो भैया। एक ही बात है सर, एक ही बात नहीं है। ना, अल्लाह के बदले डेट के सामने मैंने सीएम गुलबर्ग लिखा है, और नेम के सामने 18, और खुदा की कसम एक बंदा भी नहीं जाग रहा, सारे सो रहे। समझ आनी चाहिए सर सर। मुझे लगता है सारे पबजी खेल रहे। अच्छा रहने दो। ये हो गई है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बस ये 2 लाइनें लिखनी है, स्टेटमेंट आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। एक्टिव में इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी आप डाला करें ऐसे। एक्सप्लेनेशन में आपने जनरल रिएक्शन लेना है ये वाला, और फिर इस पे अप्लाई करना है लास्ट में सेक्शन। डेरिवेशन इजी है, और केसी के बारे में ये सारा करके फिर ये 2 बातें याद रखनी, और आपका टॉपिक तकरीबन तकरीबन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा आप पूछ सकते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इसी से आगे ये चैप्टर हमने 2-3 दिन में ख़त्म करना है। अपना जब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।